नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार की बांकीपुर सीट के ऊपर 30 जुलाई को उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में इस सीट को लेकर तमाम तरह की बयानबाजियां, तमाम तरह की रणनीतियां और तमाम तरह के समीकरण जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। और जितने भी प्रत्याशी अब तक जिनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ है या जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, वो अब अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये सीट जो है, जो बांकीपुर विधानसभा सीट है, ये एक तरीके से बीजेपी का गढ़ रही और यहाँ पर लगातार 30-35 साल से बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे हैं। नितिन नवीन जो बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, लगातार ये 20-22 साल से चुनाव जीत रहे थे। उससे पहले उनके पिता यहाँ से चुनाव जीत रहे थे 95 से। तो कुल मिला जुलाकर ये सीट जो है बीजेपी के पास में एक लंबे वक्त से है, यानी बीजेपी का सबसे मजबूत और सेफ किला है। अब इसको फतेह करना, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो लगातार ये योजना बना रहे हैं किसी तरीके से इस सीट के ऊपर अपना कब्जा किया जाए, इस सीट के ऊपर जो है जीत दर्ज की जाए। आप देखेंगे कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने इस सीट के ऊपर जो है चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके अलावा जेजेडी की तरफ से जो है प्रत्याशी का अनाउंसमेंट हो गया है, बीना का। इसके अलावा जो है आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता का अनाउंसमेंट हो गया है। यानी कि लगभग दलों ने अपने प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट कर दिया है। वहीं एआईएम जो पार्टी है उसके जो अध्यक्ष हैं ओवैसी, उन्होंने भी ये बात कही है कि वो भी अपना प्रत्याशी यहाँ से उतार सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर अब ये बांकीपुर सीट के ऊपर कई प्रत्याशी दिखाई पड़ते हैं, कई नाम नजर आते हैं। लेकिन क्या बीजेपी के मुकाबले ये जो दल हैं अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे? इसी बात को लेकर अब यहाँ से एक बड़ा बयान सामने आ गया है। और ये बयान जो है आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का बयान है। उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए जीत का फॉर्मूला बताने का प्रयास किया है, क्योंकि उन्होंने जो इस सीट को लेकर जो बात कही है, जो फॉर्मूला सामने रखा है, उसमें उन्होंने बहुत ही अहम जो बात यहाँ पर रखी है। उन्होंने कहा है कि भाई वीरेंद्र की अगर शब्दों पर गौर करें तो वो कहते हैं कि विपक्षी दलों को एकजुट हो जाना चाहिए और एक साझा उम्मीदवार बनाना चाहिए। उसके बाद इस सीट के ऊपर कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। भाई वीरेंद्र कहते हैं उपचुनाव में सरकार सारी शक्तियाँ लगाती है, नितिन नवीन की प्रतिष्ठा की सीट है। और जो वो कहते हैं कि मीडिया के माध्यम से मैंने पहले भी कहा था कि सभी विपक्षी दलों से ये आग्रह भी हुआ था कि मिल बैठकर एक उम्मीदवार तय कर लीजिए ताकि बीजेपी को पटखनी दी जा सके, बीजेपी को हराया जा सके। लेकिन सब लोग अपना अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं और एक तरीके से सभी पार्टियां जो हैं वो यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। जबकि भाई वीरेंद्र कहते हैं कि उनका बार बार ये आग्रह था कि सभी लोग बैठकर, जो विपक्षी दल हैं वो बैठकर ये बात तय करें कि एक प्रत्याशी, जो साझा प्रत्याशी हो, वो यहाँ पर उतरना चाहिए ताकि सीट के ऊपर जीत जो है वो सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशांत किशोर पहली बार पॉलिटिकल तौर पे जो है चुनाव लड़ने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनके नाम की घोषणा जनसुराज की तरफ से की गई कि उनकी जो प्रत्याशी हैं वो प्रशांत किशोर हैं, तो उनका नाम तो कन्फर्म है। वहीं अगर जेजेडी की बात करें तो उनकी तरफ से बीना का नाम सबसे पहले अनाउंसमेंट किया गया। वहीं अगर आरजेडी की बात करें तो उनकी तरफ से रेखा गुप्ता का नाम फाइनल किया गया। और इसके अलावा अब बीजेपी की तरफ से अभिषेक का नाम फाइनल किया गया है। तो ऐसे में तमाम जो चेहरे हैं वो लगभग फाइनल हो चुके हैं पार्टियों के। लेकिन भाई वीरेंद्र को ऐसा लगता है कि अगर सब लोग मिल बैठकर चुनाव लड़ें, यानी जो विपक्षी दल हैं अगर वो साथ आकर चुनाव लड़ें, तो यहाँ पर चुनाव जीतने की संभावना बन सकती है। क्योंकि अगर सब अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी का जो वोट है, जो फिक्स वोट है, वो उनको मिलेगा और यहाँ पर किसी की भी जीत दर्ज नहीं हो पाएगी। अब ऐसे में भाई वीरेंद्र का बयान अपने आप में बड़ा बयान है, महत्वपूर्ण बयान इसलिए भी है कि जो विपक्षी दल, अभी कुछ समय पहले की बात है जब बिहार के अंदर चुनाव हुआ और उस चुनाव में जिस तरीके से एनडीए कुनबे ने जीत दर्ज की, जिस तरीके से एनडीए जो दल थे उन्होंने यहाँ पर मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा और 200 से भी ज़्यादा सीटें हासिल की। और उसके बाद इंडिया गठबंधन या फिर कहे महागठबंधन को उन्होंने बुरी तरीके से पटखनी दी। तो इस बात का एहसास भाई वीरेंद्र को भी है कि अगर समूचे दल मिल जाएं, सभी पार्टियां एक साथ आ जाएं, तो बीजेपी को हराना आसान हो सकता है। नहीं तो अपने अपने चक्कर में अगर सब लोग रहेंगे तो किसी का भी प्रत्याशी चुनाव जीता हुआ नहीं नजर आएगा और बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर बाजी मारती हुई दिखाई पड़ जाएगी। तो ऐसे में भाई वीरेंद्र का जो बयान है वो बड़ा महत्वपूर्ण और अहम बयान है, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी हो, जनसुराज हो, जेजेडी हो, तमाम जो दल हैं इन्होंने अपने अपने प्रत्याशी का अनाउंसमेंट कर दिया है। यानी कि
वोट बंटना यहाँ पर तय है। और साथ में एआईएम की तरफ से भी अब ये बात कही जा रही है कि वो भी बांकीपुर सीट के ऊपर अपना उम्मीदवार उतारेंगे, क्योंकि बांकीपुर सीट पे लगभग 10 से 11% जो है वो मुस्लिम आबादी जो है वहाँ पर निवास करती है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एआईएम की तरफ से भी अब इस सीट के ऊपर कहीं ना कहीं जोर आजमाइश करने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में जिस तरह बीजेपी ने विजय कुमार सिन्हा को उतारा है, आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उतारा है, तो क्या ये मुकाबला एक बार फिर से पेचीदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या ये मुकाबला एक बार फिर से बीजेपी की झोली में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या ये मुकाबला एक बार फिर से जो उम्मीद की जा रही थी कि जन स्वराज की तरफ से पहली बार चुनाव में उतर रहे प्रशांत किशोर की तरफ ही चुनाव जा सकता है? तो क्या उनकी जो राजनीति है उसमें क्या एक बार फिर से बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ सकता है? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जब उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी तो तमाम बड़े बड़े दावे करते हुए प्रशांत किशोर दिखाई पड़ रहे थे। वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि जो जेडीयू पार्टी है वो 25 सीटों से ज़्यादा अगर आई तो वो अपनी राजनीति को छोड़ देंगे। लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तो पता चलता है कि जेडीयू को 84-85 सीटें मिली, जो अपने आप में लगभग दोगुना उनका आंकड़ा है। क्योंकि इससे पहले 2020 में जेडीयू के महज 43-44 सीटें मिली थी, लेकिन इस दफ़ा उनके हिस्से में 84-85 सीटें आई हैं। तो कुल मिला जुलाकर प्रशांत किशोर जो अब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए प्लानर के तौर पर देखे जाते हैं, समीकरण बनाने के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आई तो पूरी तरीके से वो बिहार के अंदर फेल होते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब एक बार फिर उनको एक उम्मीद और आस जगी है, जहां पर उनकी पार्टी ने उनको बांकीपुर उपचुनाव में उतार दिया है कि आप जाइए चुनाव लड़िए। और यहाँ पर जो है प्रशांत किशोर भी काफ़ी उत्साह में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या वाकई में वो सफल हो पाएंगे, क्या जीत यहाँ पर दर्ज कर पाएंगे? जेजेडी की बात करें, जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है, उन्होंने अपने दल अलग बनाया था 2025 के आसपास, जब चुनाव से ठीक पहले, और उसके बाद चुनाव में वो जाते हैं, एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीत पाते। तो उनकी भी तरफ से महिला प्रत्याशी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। आरजेडी की बात करें तो उनका आंकड़ा 2025 में लगभग 76-78 सीटों के आसपास था, लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं 2025 चुनाव के तो वो महज 25 सीटों पर रह जाते हैं। अब ऐसे में रेखा गुप्ता जिनको उन्होंने उतारा है, उनके उतारने के बाद अब आरजेडी के अंदर भी तमाम सारे लोग इसमें जो है अपने बागी तेवर दिखाते हुए नजर आते हैं। तो क्या वास्तव में इस चुनाव के अंदर विपक्ष की कोई भूमिका है, या बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर अपनी बड़ी जीत दर्ज करती हुई दिखाई पड़ सकती है? क्योंकि वैसे भी ये एक बात कही जाती है कि बीते 3 चुनावों की बात करें तो यहाँ पर जो है मत प्रतिशत जो है 40-41 के आसपास रहा है। तो ऐसे में ये मानकर चला जा रहा है कि जो 60% लोग वोट डालने नहीं आ रहे, अगर उसमें 15-20% लोगों को उत्साहित किया जा सके या वो वोट डालने आए तो समीकरण यहाँ पर बदलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और यही वजह है कि शायद प्रशांत किशोर ने भी ये सोचा होगा कि अगर 15-20% लोगों को वो मना पाए वोट डालने के लिए तो उनके खाते में जीत दर्ज हो सकती है। अब ऐसे में अभिषेक कुमार जो है, जो नितिन नवीन के जगह पर अब चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे बीजेपी की तरफ से, क्या वो यहाँ पर जीत दर्ज कर पाएंगे? अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि 1995 के बाद से 2026 तक इस सीट के ऊपर नितिन नवीन परिवार का दबदबा रहा है। इससे पहले उनके पिता 1995 से 2005 तक चुनाव जीतते रहे, फिर 2006 से 2026 तक जो है नितिन नवीन चुनाव जीतते रहे। तो ऐसे में उनकी ये पारंपरिक सीट के तौर पर देखी जाती है। लेकिन जिस तरह अभिषेक कुमार को यहाँ पर उतारा गया है, क्या वो जीत दर्ज करने में सफल नजर आएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और साथ में प्रशांत किशोर जिस जोर शोर के साथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, क्या उनके हिस्से में जो जीत है क्या वो नजर आएगी? तो अपने आप में कई तरह के कयास यहाँ पे लगते हुए दिखाई पड़ते हैं, कई तरह की अटकलेबाजी यहाँ पर होती है। और जिस तरह भाई वीरेंद्र ने ये बात कही है कि अगर सब दल मिलकर कोई एक साझा उम्मीदवार तय कर दें तो बीजेपी को यहाँ पर हराया जा सकता है। अब भाई वीरेंद्र ने जिस तरह से ये बात कही है वो अपने आप में बेहद गंभीर बात भी है। और क्या सभी जो विपक्षी दल हैं उनकी बात पर गंभीरता से विचार करें? क्योंकि अभी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में क्या इस बात के ऊपर सभी जो दल हैं एक साथ बैठकर कोई एक प्रत्याशी तय कर पाएंगे? क्या ये इतना आसान है? मेरे ख्याल में तो ऐसा लगता है कि आसान नहीं है, क्योंकि आसान अगर होता तो पहले ही इस बात को सुलझा लिया जाता। लेकिन अब जबकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है तो ऐसे में इस बात का कहना कोई मेरे ख्याल से बहुत असर डालता हुआ नजर नहीं आएगा।
अब क्या वाकई में एक बार फिर जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी उतरे हैं अभिषेक कुमार, उनका दबदबा यहाँ पर कायम दिखाई पड़ेगा, या फिर यहाँ पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर का जलवा दिखाई पड़ेगा, या फिर आरजेडी की प्रत्याशी जो है रेखा गुप्ता, उनके हिस्से में जीत दिखाई पड़ेगी। तो अभी तमाम सारे जो अटकलें हैं वो इस बात को लेकर लगाई जा रही हैं कि आखिर जीत किसके हिस्से में आएगी, कौन प्रत्याशी यहाँ पे बाजी मारता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि किस प्रत्याशी की यहाँ पर जीत होगी? क्या बीजेपी के अभिषेक कुमार की यहाँ पर जीत होगी, प्रशांत किशोर की यहाँ पर जीत होगी, या आरजेडी की रेखा गुप्ता की यहाँ पर जीत होगी, या जेजेडी की तरफ से जो बीना उतरी हैं उनकी जीत यहाँ पर होगी? अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने सुझाव हम तक पहुँचाते रहिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।